हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सभी का अपने चैनल मनीष स्टडी स्पेयर में वेलकम करता हूं। आज मैं एडिशन ऑफ वेक्टर लेके आया हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो स्किप कर दोगे और उस जगह मैं इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन किया होगा तो आप तो मिस कर जाओगे, फिर आपको क्वेश्चंस करने में, सॉल्यूशंस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने अगेन रिक्वेस्ट किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि वेक्टर का पार्ट है, इसमें क्या करना होता है, एडिशंस करना होते हैं, वेक्टर का एडिशंस। तो उसको दो मेथड से मैंने यहाँ लिखा, और भी मेथड है बट मैं यहाँ फिलहाल दो ही मेथड लिखा जो कि इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। पहले मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का डिस्कशन करूंगा। इसमें देखिए क्या होता है। इससे पहले मैं एक और बता दूं कि एडिशन करना क्यों ज़रूरी है, ये जो वेक्टर का कैलकुलेशंस करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स जनरेट है, यानी एक्सर्ट है, मतलब लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे 2 3 4 फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है, तो उस बॉडी पे उस 4 के बदले केवल एक फोर्स का अगर यूज हो जाए और चारों का इफेक्ट वो अकेले कर जाए, उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक, बट यहाँ पे मैंने क्या करा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में दो वेक्टर्स लिया है और उस दो वेक्टर्स का जो मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा इसी लॉ के मदद से करूंगा, हेल्प से करूंगा। ठीक है, तो चले देखें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। इसमें क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, ट्रायंगल बना के रखा है। तो इसमें देखिए क्या है कि मैंने एज्यूम किया है कि ओ ए बी इज अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस वेक्टर्स ओ बी, ए बी, ओ ए। ओ बी जो वेक्टर है, ये वाली वेक्टर, इसको मैंने वेक्टर ए एज्यूम किया और इस ट्रायंगल का ये साइड को मैंने ये ओ बी वेक्टर माना, इसको ओ ए वेक्टर माना, इसको बी ए वेक्टर माना। ठीक है, अब देखें ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर लिया, ए बी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर लिया। वो ए बी वेक्टर देखिए यहाँ ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ मिस है, यहाँ ए बी वेक्टर नहीं होगा। अगर मैंने ए बी लेता तो मैं डायरेक्शन इधर हो जाता, ए से बी, बट यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, बी ए वेक्टर लेनी होगी। तो यहाँ मिस था तो मैं यहाँ सही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लेनी होगी हमको, बी ए वेक्टर। डायरेक्शन जरा सा मिस नहीं करना है, वेक्टर का एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड थोड़ा सा गलती करोगे फिर वेक्टर का वैल्यू चेंज कर जाएगा। यहाँ मैंने बाय मिस्टेक मेरा से लिखा गया था, मैंने यहाँ सही कर लिया। ठीक है, तो बी ए वेक्टर को मैंने क्या लिया, बी वेक्टर। फिर मैंने क्या किया, ओ ए वेक्टर लिया जो कि सी वेक्टर है। अब समझे कि यहाँ पर कौन दो वेक्टर का एडिशन करना है और कौन एक ऐसा वेक्टर है जो कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो देखें ओ ए वेक्टर है, अब देखिए उसी डायरेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है, ओ ए के बाद क्या आएगा, बी ए, ऐसे गया फिर ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का ऑपोजिशन नहीं हुआ, यानी सीधा स्टार्ट किया, यहाँ से सीधा चलते गया। फिर यहाँ देखिए ऐसे जाना था, ऐसे नहीं जाके मैंने ये ऐसे लिया। तो जो जो कंटिन्यूस चल रही है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों को हमको ऐड करना है। जो अपोज किया वो इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट कहलाएगा। अच्छे से समझ लें। आप फिगर को बहुत तरह से बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे कि देखें, मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, ठीक है, आपने ये सी वेक्टर यहाँ ले लिया और यहाँ पे आपने ए वेक्टर लिया, फिर आपने क्या किया, ऐसे वी वेक्टर लिया। तो देखें ए वेक्टर यहाँ से आया, ओ से ए, फिर ए से बी मुझे बी वेक्टर मिला। तो ये जो क्या हमको बी से ओ जाना था, नहीं जाके मैंने ओ से बी गया, यही जो ओपोज किया, यानी उल्टा मैंने डायरेक्शन में लिया, यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। आप कैसे भी डायग्राम बना के लिख सकते हो, वो आपके पर डिपेंड करता है। जो मैंने यहाँ बता दिया वो अच्छे से आप समझे। ठीक है, तो अब मैं कैसे इसका रिजल्टेंट लिखूंगा, देखें। तो यहाँ हेयर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर, सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशंस, वेक्टर एडिशंस। ये बोलता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो उन दो वेक्टर के एडिशन होगा जो वेक्टर देखिए कंटिन्यूस चल रही है, ये डिसकंटिन्यूस इधर से आई और ये ऐसे जाना था बट ये ऐसे आई। तो ये जो होगा उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, यही मेथड का यूज करके आगे हमको क्वेश्चंस करनी, क्वेश्चंस में आएगा आपको यूज करनी। जैसे मैं समझाता हूँ कभी कभी कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। बाय द वे एक ए ओ है, ए वेक्टर, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है, पढ़ाऊंगा पोजीशन वेक्टर पढ़ाऊंगा, फिलहाल मान लीजिए इसका वेक्टर ए है, इसको मैंने ए से लिखा। फिर मैं ऐसे लिया, मान लीजिए ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो सपोज ये मान लीजिए बी पॉइंट है, यानी बी वेक्टर हो गया। फिर ऐसे मैंने एक एरो लिया, ये सी वेक्टर है, तो ये सी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट है, पॉइंट है यहाँ, इसको पॉइंट मान लीजिए, यहाँ वेक्टर गया है, इसको भी पॉइंट मान लीजिए।
ये वेक्टर सी है। तो अब को आपको क्या करना है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना, देखिए इसको ये मिला दीजिए यहाँ पे, फिर आपको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर ऐसे गया है, फिर एक ऐसे वेक्टर आया है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस गया है, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, देखिए ए बी बना है तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये बी सी बना है तो ये बी सी वेक्टर बन गया, ठीक है। मान लीजिए बाय द वे, मान लीजिए आपको वी वेक्टर कैलकुलेट करना है, देखिए ए से गया यहाँ ए, फिर ये वाला वेक्टर ए बी हुआ, फिर ये बी वेक्टर है। भाई मैं यहाँ सब बोलना भूल गया, मान लीजिए आपको ए बी कैलकुलेट करना है, सपोज कि ये वेक्टर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल लॉ का कैसे यूज करोगे, देखिए ए, फिर यहाँ से देखिए ए बी आया, कंटिन्यूस जा रहा है, और ये वेक्टर देखिए अपोज कर रहा है, देखिए ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे आना था मगर ये ऐसे गया, तो ये जो वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये ट्रायंगल लॉ से, बाय ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा, ये जो बी वेक्टर होगा इन दो वेक्टर, वेक्टर ए प्लस ये ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो आपको ए बी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे आप इसको वहीं रहने दो, आप इसको उधर ले जाओ, तो क्या वेक्टर बी माइनस वेक्टर, तो आप ऐसे करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाओगे। ये यूजेस आपको, मैंने एग्जांपल लिया है, आपको समझाया। उसी प्रकार से वी वेक्टर देखिए ऐसे गया, उसके बाद ये बी सी वेक्टर गया, तो ये वाले सी वेक्टर ये वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। क्यों, देखिए यहाँ से बी वेक्टर इसका डायरेक्शन इधर है, फिर उस सिमिलरली उसी का कंटिन्यूस डायरेक्शन बन गया बी सी, फिर मगर इसको ऐसे जाना था बट ऐसे नहीं जाके यहाँ पे मैं सी वेक्टर लिया, यानी कि इसका ओपोजिशन लिया, तो फिर क्या हुआ, यही सी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी सी। तो आपको बी सी कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इसको उधर ले जाइए माइनस बी वेक्टर, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो समझ में आया, अगर आपको ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, तो आप ये दोनों वेक्टर कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। मैंने एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लिया और आपको समझाया कि कब आपका क्या किस चीज का यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है दूसरा, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दूसरा लॉ है, यानी सेकेंड लॉ हम मैंने डिस्कस करता, फर्स्ट लॉ डिस्कशन कर लिया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको कैसे ट्रायंगल लॉ का यूज करना है, कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है आपको, मैंने बता दिया। अब उसी तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज करके दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। उसके लिए आप माने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, ये ऐसा मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर O है, इस पर एक मैंने पॉइंट A मान लिया, इस पर एक पॉइंट मान लिया मैंने B, ठीक, ये B पॉइंट मान लिया मैं, यहाँ एक पॉइंट A ले लिया, मान लेते हैं OA के डायरेक्शन में मैंने वेक्टर A ले लिया और OB के डायरेक्शन में मैं वेक्टर V लिया। ये मैंने दो वेक्टर एज्यूम की जिसका रिजल्टेंट मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लें कि OA वेक्टर A वेक्टर है और OB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ये मैंने एज्यूम कर लिया। और रिजल्टेंट मान लीजिए कि यहाँ O से निकल रही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कंडीशन में 20 से इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है, जो कि मैंने एक C मान लिया, जो कि क्या है, इस पे एक पॉइंट मान लिया, कौन सा, मान लीजिए ए बी है, सी पॉइंट भी मान लिया। देखिए सी वेक्टर मैंने स्मॉल सी लिया है, ये कैपिटल सी पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ऐसे डायरेक्शन आप इधर से भी ले लो, डायरेक्शन तो बढ़ ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ले लिए, यानी ओ सी जो वेक्टर होगा वो एक सी स्मॉल सी वेक्टर आएगी, ठीक है। तो दिस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी जो सी वेक्टर है, दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी ए और बी का रिजल्टेंट है। इसको ही कैसे फाइंड आउट किया जाता है पैरेललोग्राम लॉ से, वो आज देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आप बताएं, वेक्टर कैलकुलेशन में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मेरे को सी वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो मेरे को दो चीज निकालनी होंगी, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, मैग्नीट्यूड, उसके बाद मैं डायरेक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखिए ये OB वेक्टर से, यानी ये सी वेक्टर OB से कितना एंगल पे, मान लीजिए अल्फा एंगल पर है,
और इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बट अल्फा इज द एंगल बिटवीन सी एंड वेक्टर बी। यानी कि ये जो अल्फा एंगल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, क्योंकि ये बताएगा कि ये जो सी वेक्टर है वेक्टर बी से कितने एंगल पर है, या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हो, मैं इधर से लिया, आप इधर से भी ले सकते हो कि सी वेक्टर इस वेक्टर ए से कितने एंगल पे, आप इधर से लो चाहे इधर से लो, आपकी मर्जी। मैं इधर से एक ले लिया, जिधर से आपको लो डायरेक्शन निकल जाएंगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला, इसी को स्मॉल सी भी बोल सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में मैं मैग्नीट्यूड का निकाल रहा हूँ, सेकेंड में मैं डायरेक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। उसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ये तो मैंने अभी बता दिया कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा देखिए। उसके लिए आप ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं। देखिए पैरेललोग्राम बना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक बात आप ध्यान रखें, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, पढ़े होंगे। पैरेललोग्राम का रूल है, कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये भी होगा ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के केस में वेक्टर सेम होता है, मैंने पढ़ाया था। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, बस छोटा सा कंस्ट्रक्शन, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए बस, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ सी से परपेंडिकुलर किए सी डी, किस पर किए, ओ बी पर। तो मैं एज्यूम कर ले, कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट सी डी परपेंडिकुलर ओ बी, यानी सी डी परपेंडिकुलर इस ओ बी लाइन पर है, ओ बी, ठीक है। अच्छे से देख ले, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, आपको ये ट्रायंगल मिल गया, ये वाला ट्रायंगल देखें अच्छा से, कौन सा ट्रायंगल मिला, बी सी डी। अब इसका यूज कैसे करोगे आप अच्छे देखना, अच्छे से ध्यान देना, मैं ये डेरिवेशन बता रहा हूँ, और डेरिवेशन आप नहीं भी करोगे चलेगा, मैं बता देता हूँ, मेरा काम है बताना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बात आप डेरिवेशन नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दें। चले अब देखें क्या है, एक चीज आपको करना है, मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दी, तो आपको ये ध्यान दें कि ये वाले वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा, आप पढ़े होंगे 9th में कि दो लाइन जब पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्स लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये वाले एंगल, ये एंगल कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कहती है, दोनों इक्वल, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो देखिए ये वाला एंगल थीटा और ये वाले एंगल थीटा इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डेंस एंगल के, तो आपको ये एंगल मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दें, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये और ये यूज में होगा, तो आपके उसके लिए ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, क्यों होगा अभी बताता हूँ, तो समझ में आएगा। इन ट्रायंगल मैंने लिया बी सी डी में, तो आप निकाले, देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन यूज करना होगा, साइन थीटा में ये मिल जाएगा, और तो आपको हाइपोटेनस मिलेगा, तो साइन थीटा आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको सी डी मिलेगा डिवाइडेड बाय सी बी, आपको निकालना है सी डी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी साइन थीटा। और आपको पता है सी बी क्या है, सी बी क्या है, यही वेक्टर ए है, तो मेरे को सी बी क्या है, लेंथ है, लेंथ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, ओनली मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, वेक्टर ए नहीं लिखूंगा, सिर्फ ए लिखूंगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, तो ए साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में कोस थीटा भी ले लेता हूँ, कोस थीटा, इसको निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस सी बी, तो बी डी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, सी बी कोस थीटा, और सी बी आपको पता ए है कोस थीटा, आपको दोनों मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है। अब देखिए आपको ये ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए निकाला ये और ये, चूंकि एक और ट्रायंगल बन रही है, देखिए ये वाला, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फिर सिमिलरली आप इन ट्रायंगल ओ डी सी में, ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी, इसमें देखें क्या है, क्योंकि ये मैं लूंगा तो मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगी, तो आप ये C इज इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, रूट अंडर ये पूरा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ओ डी स्क्वायर, ये ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और आपको यहाँ दिख रहा होगा ओ डी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू दो टर्म में, ओ बी प्लस ये,
ओ बी क्या है, बी, वेक्टर बी नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है बी, प्लस ये वाला टर्म बी डी निकाला मैंने यहाँ, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। और सी डी की वैल्यू पता ही है, सी डी ए साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छे से देखें, उसके बाद क्या करना है, सॉल्व तो ब्रेक करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने लिख लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दे क्या करना है आपको, कॉमन लीजिए, यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉमन ले लिए। उसके बाद बचा बी स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा 2ab, सीरियल करके लिख लेता 2ab कॉस थीटा। अब इसके बाद देखें क्या हो रहा है, आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab कोस थीटा, सी 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 सी। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यही है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, जो कि मैंने ड्राइव कर लिया। देखिए वेरी इजी, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, एकदम आराम से सुनोगे समझोगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैं को डायरेक्शंस निकालनी है। डायरेक्शंस के लिए आपको पता है कि वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों निकालनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करनी है, देखिए ये वाला एंगल यूज करना है, इसी ट्रायंगल को यूज करें, इन ट्रायंगल ओ डी सी आप टेन अल्फा यूज निकाल लें, टेन अल्फा में ये सी डी डिवाइडेड बाई ये ओ डी निकालें, टेन अल्फा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू देखिए क्या है, सी डी की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखा हूँ मैं, सी डी ये वाली वैल्यू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अरे नीचे वाला टर्म जो है ओडी दो टर्म में ब्रेक है, ओबी प्लस ये ओबी का वैल्यू बी है प्लस बीडी की वैल्यू ए कोस थीटा, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। आप इससे डायरेक्शन निकाल लोगे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो आप अल्फा की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर पाओगे, तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड, यहाँ से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाओगे। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाता है किसी भी दो वेक्टर का, ठीक है। ये मैं बता दिया। अब इसमें से एक स्पेशल कंडीशन है, बस इसमें बता देता हूँ, आज का ये बस इतना ही रहेगा। स्पेशल कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। चलिए अब हम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्पेशल केस क्या है, देखिए अभी जो मैंने कैलकुलेट किया था वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, इन दोनों के बीच थीटा एंगल था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने कैलकुलेट किया, और रिजल्टेंट का मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का कुछ एंगल था, यानी दोनों के बीच कुछ एंगल थी। अब क्या करूंगा मैं स्पेशल केस में, पहला केस में पहला थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लूंगा, फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लूंगा, फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेके चेक करूंगा, तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आती हैं, में क्या इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्शंस में क्या, रिजल्टेंट के डायरेक्शंस क्या होती हैं, ये सब चेक करने के लिए मैं स्पेशल केस लिया। चलिए पहला लेऊंगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब मैं थीटा 0 डिग्री लूंगा तो देखिए ये वाला जो वेक्टर इसके पास ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, तब इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई भी एंगल नहीं बना, यानी 0 डिग्री, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अभी तो ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। अब मेरे को जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है वो देखिए कितना आता है, चलिए चेक करता हूँ। तो फॉर्मूला में आप पुट कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला मैंने पुट किया 2ab cos 0, और आपको पता है कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बाहर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो इस प्रकार जो मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम आया, सम के इक्वल आया, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, उनके बीच कोई भी एंगल का डिफरेंस ना होना चाहिए, यानी कि एंगल होना ही नहीं चाहिए, यानी 0 डिग्री होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तब आप बताइए कि जो सी का जो डायरेक्शन होगा, ये सी की जो डायरेक्शंस होगी, ये वेक्टर ए
एंड बी के सिमिलर होगी, यानी जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए होगा बी होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर सी का भी डायरेक्शन होगा। कब? जब दोनों के बीच कोई एंगल ना हो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना हो तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों के मैग्नीट्यूड को सम कर दीजिए। इतना फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरी नहीं। लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, सी की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप सम कर दीजिए, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगी और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। तब आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी मैक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केसेस में क्या है कि थीटा की वैल्यू मैंने 180 डिग्री पुट अप किया है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स ए एंड बी इन दिस कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? देखिए पहले कंडीशन में क्या था कि जब स्टार्टिंग में दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री था, जब मैंने 0 डिग्री लिया तो दोनों के एक ही डायरेक्शन में चला गया। अब बताएं कि अब 180 डिग्री लूंगा तो किसी एक को तो अपोजिट आना होगा दूसरे के, तो यहाँ आ गया। तब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड का था उसमें यहाँ पर पुटअप किया, यानी कि √a² + b² + 2ab cos थीटा की जगह मैंने cos 180 डिग्री पुटअप किया। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो a² b² 2ab -1। अब यहाँ -1 क्यों हुआ? क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ मेरे को क्या मिला, a² b² - 2ab। ये किसकी फॉर्मूला होती है आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे को मिला a माइनस बी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हो और इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। बट यहाँ देखिए एक कंडीशन है क्या, कि दोनों वेक्टर में से जो भी वेक्टर ज्यादा होगी, ज्यादा वाले वेक्टर में से कम वाले वेक्टर को माइनस करना होता है। तो यहाँ ये कंडीशन है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अगर a माइनस बी आप लिखोगे तो यहाँ a इज ग्रेटर देन b, और b माइनस a लिखोगे तो b इज ग्रेटर देन a होनी चाहिए। और इन दिस कंडीशन जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, वो डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट करोगे, देखे इन दिस कंडीशन a ज्यादा है तो a का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन राइट साइड होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा a के डायरेक्शन पे, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b। अगर b इज ग्रेटर देन a तो b का डायरेक्शन अगर बाय द वे राइट साइड हो तो c का भी डायरेक्शन राइट साइड ही होगा। तो ये c का डायरेक्शन तब b के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। कंडीशन यहाँ ये होनी चाहिए कि जो वेक्टर्स ज्यादा हो और उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो जब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तब ऐसा सिचुएशन होता है कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए थर्ड केसेस देखें। इस केस में क्या किया मैंने कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच मैंने 90 डिग्री ली, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दिस कंडीशन आई विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी की जो वैल्यू निकालता हूँ, देखो क्या आता है। तो सी की वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप किया इस फॉर्मूला पे, तो a² + b² 2ab cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 आती है, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा टर्म, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा √a² + b²। ये तभी होगा जब दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने tan अल्फा निकाला और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ sin 90 पुट किया तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 आ गया, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, cos 90 0 होती है, तो ओवरऑल tan अल्फा इज इक्वल टू a/b आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू a/b तो आ गई। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो a की वैल्यू दी रहेगी, b की वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि सपोज मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू 2i, अब b इज इक्वल टू 2√3j। ऐसा क्यों किया मैंने, आपको पता होगा आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताती है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन बताती है। तो इस प्रकार वेक्टर ए और बी एक दूसरे के बीच 90 डिग्री बन रही है, तो इस प्रकार मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लूंगा और इसके मैग्नीट्यूड लूंगा। जैसे tan अल्फा ए की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 मैंने पुट किया, और बी के लिए बी की वैल्यू क्या है 2√3, मैंने 2√3 लिया। क्योंकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मेरे को यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए ए और यहाँ बी, मैंने मैग्नीट्यूड लिया, ये दो दो कट जाएगी तो 1/√3 बचा। आपको पता है कि tan अल्फा की वैल्यू कितने पर 1/√3 होती है, 10 की वैल्यू तो 30 डिग्री पर, यहाँ 30 डिग्री होनी चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैंने जो डिफरेंट एंगल ले लेके चेक की स्पेशल केस में,
ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछती है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है? और आप सभी अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए आपके लिए वीडियो तो कुछ मिनटों का होगा, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मेहनत का काम है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।